तो देवेंद्र जी 1972 में आपने कब स्टार्ट करा? इससे पहले आज तक हिंदुस्तान में कोई भी मिठाई की शॉप ऐसी नहीं थी जहां अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग। तो आपने किसी से लोन लिया या? सेल्फ फाइनेंसिंग थी, तो 4-5 लाख रुपए में हम लोगों ने अपनी दुकान को इस्टेब्लिश कर लिया था। गर्मी है और लाइट चली गई, मिठाई खराब हो जाएगी दूध की, इनको तो हम डिस्ट्रॉय कर देते। जैसे प्रियंका चोपड़ा जी थी, हमारी शॉप पे बहुत आती रही। हमने पैसा नहीं कमाया, हमने लोगों से संबंध बनाए। तो देवेंद्र जी 1972 में आपने कब स्टार्ट करा? बरेली में पहली ऐसी शॉप थी जो मॉडर्नाइज थी, मिठाइयाँ कवर हो रही थी, पैकेज हो रही थी मिठाई। उससे पहले बरेली में नॉर्मली मिठाई जैसे बिकती थी, जैसे हलवाई की दुकान होती है उस पे। इतने साल से आपका फैमिली बिजनेस नॉर्मली एक हलवाई की दुकान चला रहा था, बट आपको ये क्यों लगा कि मेरे को अब चेंज लाना चाहिए इस चीज़ में? जब हम अपनी पढ़ाई पूरी करके थोड़ा आगे आए हम्म। तो हमारे पेरेंट्स ने, जो कि मेरे पूज्य स्वर्गीय श्री विशंबर नाथ जी, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। अच्छा। उनका ये सोचना था कि कोई अच्छा काम और बड़ा किया जाए जो बिल्कुल अलग हट के हो। अच्छा। तो उनकी सोच भी इतनी वाइड थी कि उन्होंने सिविल लाइंस किप्स की एक आधारशिला रखी अच्छा। और उसके पीछे उनकी सोच यही थी कि मिठाई का एक शोरूम ऐसा मॉडर्नाइज खोलें जहां अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग। अच्छा। वहाँ हमने मिठाई के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, बिस्किट्स, बेकरी, मतलब हर चीज़ को हमने वहाँ इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। इससे पहले आज तक हिंदुस्तान में कोई भी मिठाई की शॉप ऐसी नहीं थी जहाँ मिठाई के साथ ये आइटम बिकते भी हों। पूरे इंडिया में ही नहीं? जी हाँ, सिर्फ मिठाई और नमकीन बिकती थी, अच्छा। या बहुत कुछ जो है उन्होंने अपना कोई और प्रोडक्ट रखा हो। पर ये इंडिया की पहली ऐसी शॉप थी जहाँ हमने सारे आइटम वहाँ रखे। तो 1972 में जब आपने किप्स की नींव रखी, स्टार्टिंग करी आपने, तो आपने किसी से लोन लिया या सारा आपका खुद का इन्वेस्टमेंट? खुद का अपना था, खुद का क्योंकि इन्वेस्टमेंट। हमारा पेरेंटल बिजनेस था, हाँ जी। मिठाई का ही। जी। तो उसी से ही हम लोगों ने आगे बढ़कर उस दुकान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। नए नए उसमें फ्रिज लगाए, ये सब चीज़ें करी। तो वो सब अपना सेल्फ फाइनेंसिंग थी, कोई बैंक से या किसी से भी फाइनेंस नहीं किया था। तो उस टाइम आपका कितना खर्चा आ गया होगा? जैसे स्टार्ट करी आपने, पहली जो अपनी शॉप स्टार्ट करी थी, उसमें कितना खर्चा आ गया होगा आपका? उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सस्ते का ज़माना था, आज से 55 साल पहले। उस समय की वैल्यू देखें तो बहुत होती है। उस समय तो 4-5 लाख रुपए में हम लोगों ने अपनी दुकान को इस्टेब्लिश कर लिया था। अच्छा, पूरा आपका बन के आउटलेट तैयार हो गया था 4-5 लाख रुपए में। तो देवेंद्र जी एक चीज़ ये और बताइए, जैसे आपने 5-10 लाख रुपए मैं मानता हूँ उस टाइम पे आपने लगाए, तो आपने कुछ ये सोच लेके चली थी कि यार इतना 5-10 लाख रुपए मैं इतने टाइम में रिकवर कर लूँगा, मतलब ब्रेक इवन हो जाएगा मेरा, फिर मेरे को प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा? आपने कुछ ऐसी सोच लेके चली थी पहले? देखिए, नया जब बिजनेस करता है तो आदमी को थोड़ा अंदर से डाउट तो होता जी है जी बिल्कुल। कि चले या ना चले, जी। कितना हम उसको आगे बढ़ा के ले भी जाएंगे नहीं। हाँ जी। पर हमको हमारे कस्टमर का बहुत सपोर्ट मिली, अच्छा। इसलिए पहले दिन से ही हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, पहले दिन से कोई दिक्कत नहीं हुई, आपका अच्छा रिस्पांस आ रहा था। तो देवेंद्र जी जैसे अभी आप बता रहे थे आप मिठाई भी रखते हो, नमकीन भी, और आपके पास बेकरी का भी सामान है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है, प्रॉफिट किस में सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा लॉस किस चीज़ में होता है? क्योंकि जितना मैं समझता हूँ मिठाई और बेकरी का सामान बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है उनकी। तो आपके बिजनेस में जैसे आपने इतना टाइम रन कर लिया, तो किस चीज़ में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है और लॉस किस चीज़ में सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, प्रॉफिट भी मिठाई में है और लॉस भी मिठाई में। अगर 2-3 दिन के बाद मिठाई रखी तो वो स्पाइल हो जाएगी, जी सही बात उसका है। टेस्ट खराब हो जाएगा, जो कि हम अपने किसी भी कस्टमर को नहीं दे सकते। तो ऐसी बेकरी के अंदर भी है अच्छा। कि 1 या 2 दिन के बाद के पेस्ट्री जो है उनका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, तो उनको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, मतलब 3 दिन से ज़्यादा पहले कुछ नहीं? कोशिश यही रहती है कि जितनी बने उतनी ही सेल आउट हो जाए। अच्छा। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं भी बिकता है तो हम उसको अलग कर देते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ ये समझाइए, जैसे गर्मियों में तो और कम टाइम के लिए मिठाई चलती होंगी, तो आपका मतलब आप मैनेज कैसे करते हो कि लॉस कम हो आपका? क्योंकि लॉस तो आप जैसे बता रहे हो, अगर 2 दिन से कुछ ज़्यादा रखा है तो ख़राब हो जाता होगा, और ऑब्वियस सी बात है ख़राब होता भी होगा कई बार, ऐसा तो नहीं हर चीज़ चल जाती होगी।
तो आप उस लॉस को कैसे मैनेज करते हो? लॉस को मैनेज क्या करना है, जो लॉस हो गया वो तो हमें झेलना ही हैगा। अब जैसे गर्मी है और लाइट चली गई, हाँ जी। पूरी रात लाइट नहीं आई, हमारा जनरेटर भी नहीं चला, हाँ। तो नेचुरली मिठाई ख़राब हो जाएगी दूध की। मिल्क बादाम है, रसमलाई, रसगुल्ले या छेने की मिठाइयाँ, इनकी सेल्फ लाइफ नहीं है, तो ये तो ख़राब हो जाती हैं, इनको तो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंटरेस्टिंगली मैंने एक बात ये भी सुनी थी कि जब स्टार्टिंग हुई थी किप्स की, तब कभी कभार इतनी भीड़ हो जाती थी कि पुलिस को आना पड़ता था भीड़ को हटाने के लिए। ये सही बात सुनी थी मैंने? हाँ, फेस्टिवल के टाइम पे तो मोस्टली यही रहा कि दुकान के बाहर भी इतनी भीड़ रहती थी अच्छा। और अंदर भी उतने ही कस्टमर थे कि हमको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अच्छा। क्योंकि पूरे सिविल लाइंस में एक ही शॉप थी, हाँ। तो इसलिए नंबर ऑफ कस्टमर का फ्लो बहुत था। फुटफॉल ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर को एक ये रहता था कि हम किप्स की मिठाई लेके किसी के घर जाएं, अच्छा। उनको भी एक ऑनर फील होता था। हाँ जी। तो इसलिए कस्टमर सबसे ज़्यादा हमारी शॉप पर ही आते थे। और मैंने ये भी सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे आपके शॉप पे एक बार। 1984 में अटल जी की एक मीटिंग हुई थी सिविल लाइंस में, और वो थोड़ी देर के लिए हमारी शॉप पर आए और उन्होंने देख के उसको बहुत प्रशंसा भी की और आशीर्वाद भी दिया। एक चीज़ देवेंद्र जी मेरे को ये बताइए, जैसे जब अटल जी आए थे, मैं मानता हूँ 1984 या 88 में आए होंगे, और अब 2016 के बाद 2026 आ गया, हर चीज़ का प्राइस चेंज हो गया होगा, तब से मिठाई कितनी महंगी हो गई होगी। तो जैसे अगर मान लेते हैं आप काजू कतली बना रहे हैं, कोई मिठाई बना रहे हैं आप काजू लाए, उसमें आपकी लेबर लगी, आपकी पैकेजिंग हुई, मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये में मैंने 1 किलो काजू कतली बना ली कैसे भी, ठीक है। तो उसके बाद आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि मेरे को बेचनी कितने में है वो? क्योंकि अगर मैं 100 की चीज़ 300 में बेचूँ तो कोई नहीं खरीदेगा, 100 की चीज़ अगर मैं 110 में बेचूँ तो मेरा प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो आप ये चीज़ कैसे सोचते हो कि मेरे को बेचनी कितने में है? हम पहले तो रॉ मटेरियल को लेके और मैन्युफैक्चरिंग की कास्ट जोड़ के अपनी कास्ट निकालते हैं, अच्छा। और उसके बाद उसमें अपना मार्जिन और प्रॉफिट जोड़ के उसको हम रेट डिसाइड करते हैं। तो रेट जो चेंज भी होता रहता है, जैसे हर महीने चेंज हो गया ऐसा? नहीं, हर महीने चेंज नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल तेज़ हो गया, हाँ। ड्राई फ्रूट बहुत तेज़ हुए, तो फिर हमको चेंज करना पड़ता है। देवेंद्र जी, इसके बाद भी आपके यहाँ कोई फेमस लोग या सेलिब्रिटी आए? क्योंकि किप्स जैसे आप बता रहे हैं बहुत बड़ा नाम हो चुका है अब, अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो अटल जी के बाद भी और लोग आए? बराबर आते ही रहे हैं कोई ना कोई। बहुतों को तो इतना अच्छा लगता था कि यहाँ की मिठाई टेस्ट जब हम कराते थे उनको, तो कहते थे अमेजिंग, हमने ऐसा टेस्ट नहीं एक लिया। दो नाम बताएंगे आप, कौन से सेलिब्रिटी आप यहाँ पे आ चुके अब हैं? जैसे प्रियंका चोपड़ा जी थी, तो उनसे हम लोगों का बहुत फैमिलियर थे। अच्छा। उनके पापा हाँ जी। डॉक्टर अशोक चोपड़ा जी, वो मेरे से बहुत क्लोज रहे, हमारे घर भी आते थे, अच्छा। और होली वगैरह के फंक्शनों पे हम लोग साथ खेलते भी थे। तो उस वजह से प्रियंका जी हमारी शॉप पे बहुत आती रही, अच्छा। और उनको हमारे यहाँ की कोकोनट बर्फ़ी बहुत पसंद थी, और मिल्क बादाम और रसमलाई। अच्छा। वो जब भी आती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में, हाँ, हाँ। तो हमारे यहाँ की ये मिठाई टेस्ट करती थी। अच्छा। आज भी उनकी मम्मी आती हैं, मधु चोपड़ा जी, हाँ जी। और वो यहाँ से मिठाई लेके जाती हैं। अभी प्रियंका जी के लिए अब भी लेके जाते हैं यहाँ से मिठाई? हाँ, तो आपके यहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जो मतलब इतने साल हो गए कि आपने ही कुछ नई बनाई हो, ऐसा कुछ कोई स्पेशल चीज़ चली आ रही हो जनरेशनली आपके यहाँ पे? देखिए सबसे फेमस तो हमारी यहाँ की काजू की दाल मोठ है, अच्छा। और उसके बाद आती है मूंग की दाल की रसभरी। अच्छा। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ की ईजाद हैं और सबसे फेमस है। मतलब किप्स एक ऐसा एसेंशियल पार्ट हो चुका है बरेली का कि अब बच्चा बच्चा किप्स को जानता है, जब से बना है हर कोई किप्स को जानता है अब। और जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, शॉप्स खोलते हैं, वो ज़्यादातर लोगों का नाम ना या तो अपने पेरेंट्स के ऊपर होता है या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर होता है जो मैंने सुना होता है। मगर किप्स का नाम थोड़ा ना मतलब मेरे लिए भी यूनिक है, क्योंकि किप्स मैंने इससे पहले कहीं सुना नहीं। तो आपको ये नाम कहाँ से सोचा, आपने कैसे सोचा कि मेरे को किप्स रखना चाहिए देखिए, नाम? किप्स ऑन द लिप्स, ये हमने एक स्लोगन बनाया, अच्छा। किप्स ऑन द लिप। जब दुकान खोलने का नाम आया तो हमने करीब 100 नाम सेलेक्ट किए, हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के। तो उर्दू के लिए हमने उर्दू के प्रोफेसर से टच किया, अच्छा। संस्कृत और हिंदी के लिए हिंदी के प्रोफेसर थे, और इंग्लिश के लिए भी
डिक्शनरियाँ देखी, उनमें से नाम सेलेक्ट करते करते 10 नामों पे आए। अच्छा 10 नाम में से फिर एक नाम चूज हुआ, किप्स। अच्छा ये नाम ऐसा था, इतना पॉपुलर था कि एकदम लिप्स पे आ जाता है, अच्छा, किप्स ऑन द लिप्स। ऐसे किप्स ऑन द लिप्स बना नाम। तो देवेंद्र जी, जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अब फ्रेंचाइज मॉडल पे काम कर रहे हैं। जैसे ब्रांड्स जितने नाम चल जाता है, लोग अपनी फ्रेंचाइज देना शुरू कर देते हैं। तो किप्स की जो आपने बरेली में और स्टोर खुले हैं, फ्रेंचाइज मॉडल पे हैं या आपके फैमिली ओन्ड है सारे? नहीं, फ्रेंचाइज मॉडल पे हम लोगों ने दिया हुआ। दिया हुआ है? अच्छा। एक मिठाई की शॉप को चलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ कारीगरों का भी होता होगा। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल एक अच्छा कारीगर ढूंढना होता है इस जी काम में? बिल्कुल सही बात है कि अगर ट्रेंड कारीगर है हाँ और जी। उसके हाथ में सफाई है और वो कस्टमर का टेस्ट पकड़ता है, हम्म। तो वाकई में वो मिठाई का टेस्ट डेवलप करके देता। अच्छा, तो जैसे एक आपका सबसे अच्छा कारीगर होता होगा, जो भी कारीगर होगा, आप उसे लगभग कितना पे करते होगे मंथली? कारीगर के ऊपर है, हाँ जी। जो बहुत पुराने हैं उनकी सैलरी अलग होगी, जो उनके नीचे काम करते हैं उनकी थोड़ी कम होती है, जो और नीचे होते हैं उनकी बिल्कुल ही अलग होती अगर मैं ऐसे ही रफ आइडिया एक जानना चाहूँ कि एक अच्छा कारीगर कितने पैसे कमा लेता होगा, तो आप बताना चाहेंगे? है। कम से कम 25,000 से कम में कोई भी कारीगर नहीं आता। महीने के 25,000 रुपये एक अच्छा कारीगर कमा लेता है। तो जैसे मिठाई आपकी बन जाती है यहाँ पे, तो आप इंडिया में और भी जगह सप्लाई करते हो या फिर सिर्फ बरेली तक सीमित रहती है? नहीं, हम ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, अमेज़ॉन पर ऑर्डर आते हैं हमारे पास, mirchi.com है, इन पे ऑर्डर आते हैं, हम यहाँ से पैक करके उनको बाहर भेजते रहते हैं। देवेंद्र जी, एक चीज़ ये बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आपने जब किप्स स्टार्ट करा था, आप बरेली की जगह दिल्ली में खोलते, मुंबई में खोलते, ऐसे टियर 1 सिटी में खोलते, तो आज किप्स ज़्यादा सक्सेसफुल होता? नेचुरली होता, क्योंकि मेट्रोज़ के अंदर डिमांड भी ज़्यादा होती है और वहाँ कस्टमर पेइंग भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। पर हम लोगों का पेरेंटल बिजनेस बरेली से था और हम जुड़े भी बरेली से ही हैं, तो पहला यही स्टेप था कि हम उसको बरेली में ही इस्टेब्लिश करें। फ्रेंचाइज से एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने पहले स्टार्ट करा था पैकेज करना बरेली में, आपने हाइजीन स्टार्ट करी, पैकेजिंग स्टार्ट करी, और भी ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने आपका देख के कॉपी करना स्टार्ट करा या फिर आपका देख के लगा कि उन्हें भी पैकेज करना चाहिए, अपना हाइजीन से स्टोर खोलने चाहिए ऐसे। तो किप्स में ऐसी ये क्या बात है कि जो लोग वो चीज़ अभी तक वो लोग कॉपी नहीं कर पाए या कॉपी नहीं कर पाएंगे? देखिए, मैं पैकेजिंग आपकी कॉपी कर सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा स्टोर खोल सकता हूँ, मगर किप्स में ऐसी एक क्या बात है जो मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ? देखिए, ये टेस्ट के ऊपर डेवलप है, अच्छा। क्योंकि जो मिठाइयाँ हमारे पास हैं, कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज भी हर कोई नहीं बना पाता। जैसे कि आप बताना चाहेंगे? हमारी मूंग की दाल की रसवरी, अच्छा। काजू की दाल मोठ हम्म। और ये बरेली की बर्फ़ी, हम्म। ये आज भी बहुत लोगों ने कोशिश की, वो टेस्ट अभी भी डेवलप नहीं कर पाए। तो एक चीज़ ये बताइए, अगर आपकी मिठाई की इतनी दुकान अच्छी चल रही थी, तो आपने बेकरी का सामान और ये सब क्यों ऐड करा? आप फोकस मिठाई पे ज़्यादा रखना चाहिए था आपको। समय को देखते हुए हमें भी चेंज करना पड़ा, जनरेशन के हिसाब से आप चीज़। जनरेशन, अच्छा। क्योंकि आजकल जो टीनेजर्स हैं उसको मिठाई का इतना चार्म नहीं है, अच्छा। उनको केक पेस्ट्री में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। तो हमने फिर जो केक पेस्ट्री बनाई वो एगलेस बनाई। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे किसी भी केक पेस्ट्री के अंदर एग इस्तेमाल नहीं होता, प्योर वेज है आपका? प्योर वेज बनती हैं। अच्छा। आप उसको प्रसाद के रूप में मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, पेस्ट्रीज़ को भी? जी हाँ। मान लीजिए मेरे पास 10, 15, 20 लाख रुपए हैं, मैं अपनी ही एक स्वीट शॉप खोलना चाहता हूँ, तो आप मेरे को स्टार्टिंग से ऐसे बताओ कि मेरे को पैसे कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। क्योंकि मेरी समझ में ये है कि हमें अगर ये पता है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको मेरे को ये बात समझानी, तो आप क्या क्या एक ब्लूप्रिंट दोगे मेरे को कि मेरे को स्टार्ट कैसे करना चाहिए इस बिज़नेस को? देखिए, ये बहुत वाइड रेंज है, क्योंकि अगर आपको मिठाई की एक शॉप खोलनी है तो सबसे पहले अगर आप अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको एक अच्छी टीम देखनी पड़ेगी कि जो कारीगर आपको अच्छी मिठाई दे सके। अगर वो टीम आपके पास आ गई
तो फिर आपको अपनी दुकान को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ शोकेस चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। फिर पैकिंग मटेरियल चाहिए, हर साइज़ के डिब्बे हों, उनके कैरी बैग्स हों, और उसी हिसाब से आपका वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी हो, क्योंकि आज जो कस्टमर देखते हैं ना, वो प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा चाहते हैं। उनको अच्छा डिब्बा दिखे, अच्छा पैकिंग दिखेगा। वो जहाँ कहीं भी अगर गिफ्ट भी देना चाहेंगे तो उनको वो अपील करे। तो उसके लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा कि आपके पास स्टॉक हो, नई नई वैरायटी के डिब्बे हों, पैकिंग हो, कैरी बैग्स अच्छे हों, और साथ में इसका फूड लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। वो बगैर उसके आप शॉप नहीं चला सकते। तो देवेंद्र जी, किप्स के ज़्यादातर सामान रिटेल में ही जाता है या फिर आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी करते हो? हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी करते हैं। अच्छा। जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं हम्म। वहाँ हम अपना स्टाफ भेजते हैं, अच्छा। साथ में मिठाई के सैंपल भेजते हैं, अच्छा। डिब्बे लगे हुए। हम्म। और उनको जैसे दिवाली का ऑर्डर है तो हमारे स्टाफ जाकर उनको मिठाइयाँ प्रेजेंट करके दिखाते हैं और उनसे बल्क ऑर्डर भी लेते हैं। अच्छा। ऐसी शादियों का होता है, जिनके घर में शादी है, 100 डिब्बे, 50 डिब्बे, 21, जैसा जिसको शगन में देना होता है, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं और वो हमको ऑर्डर दे के जाते हैं। अपनी कस्टमाइज मिठाई के डिब्बे हमसे वो लेते हैं। अच्छा, तो मार्जिन किस में ज़्यादा होता है आपका, कॉर्पोरेट में बल्क ऑर्डर लेने में या फिर एक रिटेल में सेल करने में? देखिए, रिटेल में तो मार्जिन मिलता ही हैगा। हाँ जी। जो कॉर्पोरेट है उसमें कट ऑफ होता है। अच्छा, मतलब अगर और कोई लोग भी चीज़, सेम चीज़ करना चाहते हैं, जैसे जी आपके हाँ, कंपटीटर और भी भी जाना लोग चाहते जाते हैं? हैं कंपटीशन पे। हाँ जी। हमारी कोटेशन जाती है, उस कोटेशन पे अगर उनको अपील करता है हुँ। कि हमारी क्वालिटी, हमारे रेट वाजिब हैं, तो वो हमको ऑर्डर देते भी हैं। अच्छा। और पिछले बहुत सालों से हम लोग अच्छे अच्छे ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में हम लोग सप्लाई करते चले आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपके लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाते होंगे, वो अगली बार से खुद ही आपको ऑर्डर दे देते होंगे या फिर हर साल आपका एजेंट नहीं, जाता है वहाँ पे? वो कांटेक्ट भी करते हैं और हर साल हमसे रेट कांटेक्ट करके हमको ऑर्डर भी देते हैं। अच्छा, तो जितना मार्जिन रिटेल में बचता है, मतलब जितना प्रॉफिट होता है, वो आप बल्क में कमा लेते हो, उतना ज़्यादा दे के कॉर्पोरेट में वहाँ से आ जाता हो वो चीज़ ना? अगर देखिए, रिटेल में हमने कितना बेच लेंगे, कुछ भी नहीं। अगर हमें कहीं से भी 1000 डिब्बों का ऑर्डर मिलता है हुँ। तो नेचुरली वो तो एक दिन की सप्लाई है। हुँ। तो उस एक दिन में हमने 1000 डिब्बों की सप्लाई की, हुँ। तो अगर हमें मार्जिन कम भी मिला है तो हम सप्लाई देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो 1000 फैमिली में जाकर वो हमारी गुडविल बनती है। अच्छा, मतलब ज़्यादा कस्टमर अप्रोच हो जाते, कस्टमर बेस बढ़ जाता है आपका उस जी टाइम के हाँ। लिए, कि जितने लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुँचेगा उतनी कन्वर्जन रेट पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी आप लोगों की। तो आपकी सबसे ज़्यादा दूर ऐसे मिठाई कितनी गई होगी, मतलब कितने, जैसे आप बरेली से कितनी दूर तक आपने मिठाई भेजी होगी ऐसे? दूर की बात बता रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जाड़ों में एक समोसा बनता है, तिल का समोसा, मेवा का, अच्छा। गजक में, अच्छा। जो अच्छा। हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता था, वो हमारे यहाँ बना। हाँ, ये आपसे ही सुन रहा हूँ मैं जी कि हाँ, मेवे का समोसा तिल बनता का है। समोसा। हाँ जी, तिल का समोसा। तो कोई गेस्ट लेके गए होंगे हैदराबाद, हाँ। वहाँ किसी मिनिस्टर को दिया होगा उन्होंने, हम्म। तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने यहाँ कोई फंक्शन रहा होगा, हाँ। शादी या जो भी रहा हो, हम्म। उन्होंने वहाँ से अपना स्टाफ भेजा हाँ जी। और स्टाफ यहाँ से लेके गया दिल्ली, हाँ, और दिल्ली से वो लेके हैदराबाद मिठाई गई मेरी। तो आप इनोवेशन कहाँ से लाते हो कि नई चीज़ बनानी चाहिए आपका? दिमाग में आती है, कारीगर हमारे साथ है। अच्छा, कारीगर के साथ आप बैठ के बात करते हो कि क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता? तो ज़्यादातर आइडिया आपकी तरफ से आते हैं, कारीगर देते हैं आपको आइडिया? नहीं, हम लोगों के दिमाग में आता है, अच्छा। तो हम कारीगर को बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके यहाँ भी चलती है इस चीज़ की कि क्या नया बन सकता है? R&D हम लोग करते रहते अच्छा, हैं। करते रहते हो आप लोग भी। एक चीज़ मैं और ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आप हर किसी को मिठाई खिलाते रहते हैं, तो क्या मैं इसे ऐसे मान सकता हूँ कि एक मार्केटिंग टैक्टिक है कि एक बार खिला के देखो, पहले एक बार खा ले कस्टमर, कि स्वाद पता लग जाए, फिर तो ज़रूर लेगा। आप जिसको इसलिए हमने खिला। खिला दिया हाँ। तो वो जरूर कहता है कि भाई साहब चाहिए पैक करा दो, भले वो चाहे 250 ग्राम ले या आधा किलो लिया, 1 किलो ले, हाँ। तो उसको लगता है कि यह चीज़ बहुत अच्छी है, हुँ।
तो वो कहता भाई साहब पैक करा दीजिए। आपको लगता है और ब्रांड को भी ऐसे अगर अपना प्रोडक्ट बेचने तो ऐसे ट्राई करते रहना चाहिए गुडविल से एक बार, मतलब एक मार्केटिंग टैक्टिक हो गई कि ये मेरे को एक बार कैसे भी करके कस्टमर खा ले, उसे क्वालिटी पता लग जाए, फिर वो लेगा। बिल्कुल लेते हैं। आपको लगता है दूसरे ब्रांड्स को भी ऐसा करना मैं चाहिए? आपको बताऊं कि बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो मेरे को कमेंट्स करके जाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हमने पहली शॉप ऐसी देखी कि जहाँ मिठाई टेस्ट कराई जाती है। बोले हम हल्दीराम से लेकर सब जगह जाते हैं, वहाँ टेस्टिंग नहीं स्टाफ होती खड़ा है। होता है, आपने मिठाई का ऑर्डर दिया, उन्हें दे दिया। नई भी बनती है कोई नई वैरायटी तो अभी कोई नहीं पूछता है कि ये टेस्ट कर लें। सही बात। बोले एक ऐसी आपकी शॉप है जहाँ आप, मैं पिछले 50 साल से 20 साल से आ रहा हूँ और आपके यहाँ मिठाई टेस्ट करता हूँ। सो आपको क्या लगता है किप्स ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है जो इतनी ब्रांड पॉपुलैरिटी बनी हुई है लोगों में यहाँ के? देखिए, हमने पैसा नहीं कमाया, हमने लोगों से संबंध बनाए, अच्छा। रिलेशनशिप हमने कायम की है। इन 55 सालों में इस 250 किलोमीटर की रेंज में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो किप्स पे ना आया हो, अच्छा। और हमने उनसे एक रिलेशन कायम किए, अपनापन रखा, और उन्होंने भी हमको उतना ही ऑनर दिया। तो इसलिए देखिए, पैसा तो हर आदमी कमा लेगा, जी। हर ट्रेड में कमाते हैं, पर एक रिलेशन को मेंटेन करना ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा। वो हमने इन 55 सालों में हमने मेंटेन किया। तो एक चीज़ आप ये और मेरे को बताओ कि किप्स सिर्फ एक स्वीट शॉप तक ही फोकस है या आपके और भी बिजनेसेस हैं, आपने और बिजनेसेस भी स्टार्ट करें इसके अलावा? देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, डिमांड भी हर चीज़ की बढ़ती गई। फैमिली के अंदर भी रिक्वायरमेंट हुई कि भाई जब फैमिली बढ़ी तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस किया जाए। तो उसमें मेरे बड़े बेटे हर्ष ने मॉडर्न पैकर्स को स्टार्ट किया, अच्छा। जहाँ ये कार्टन्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सप्लाई करते हैं, और कार्टन्स हमारे यहाँ पे भी किस पे भी सप्लाई होती कार्टन्स मतलब जो ब्राउन वाले डब्बे आते हैं बड़े बड़े है। जी जिसमें हाँ, सामान रख के जाया जाता है, वो लोग बनाते हैं आपको? और बहुत अच्छा यूनिट चल रहा है। अच्छा। आसपास की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्रियाँ हैं उन सब में इनकी अपनी सप्लाई है। अच्छा। ओन मैन्युफैक्चरिंग है, बड़े यूनिट लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिक प्लांट है इनका, अच्छा। और सक्सेसफुली रन अप कर रहे हैं। अच्छा। तो ये थी किप्स की रियलिटी। 55 साल, ज़ीरो लोन, और एक बिलीफ कि मिठाई डिज़र्व करती है बेटर। अगर आज आप इस वीडियो से कुछ चीज़ समझना चाहते हो या कोई सीख लेना चाहते हो तो वो ये है, पहले पैसा वो स्पेंड करो जो क्वालिटी पे जाए, ना कि पहले पैसा वो स्पेंड करो जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए जाए। बट ये सिर्फ आधा बिजनेस था। तो आज किप्स सिर्फ एक मिठाई की शॉप तक ही सीमित नहीं है, उनके और भी बिजनेसेस हैं, और जिसमें से एक है कॉरुगेटेड बॉक्सेस को बनाना, जैसे हमने अभी डिस्कस करा। और इस बिज़नेस का ब्लूप्रिंट हम लाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे चैनल का वैल्यू ड्रिवन कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टू द राइजिंग ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट वीक देयर विल बी अनदर एपिसोड, देयर विल बी अनदर ब्लूप्रिंट फॉर अ न्यू बिजनेस। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।